नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में और मैं हूं प्रसन्न मिश्रा। तो दोस्तों, आज तारीख है 23 जनवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पेज में तो आज कोई मुख्य खबर नहीं है, लेकिन एक छोटी सी खबर ये है कि एक हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है और उसमें 39 लोगों की दुखद मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। तो दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने में कई सारी ट्रेनें पटरी से उतरी हैं और कई सारे लोगों की मौत हुई है। तो जो महत्वपूर्ण हमारे लिए जानना वो ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इसके पीछे दोस्तों एक पहलू हो सकता है कि हमारी तकनीकी खामियां हैं या कि मानवीय भूलें हैं। मानवीय भूलों में ऐसा आता है कि हम सिग्नल सही तरीके से नहीं देते हैं या कि फिर हम पटरियों की सही तरीके से जांच नहीं करते हैं और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कोताहियां बरतते हैं जिसकी वजह से ये हादसे हो जाते हैं। तकनीकी कमियां ये हो सकती हैं कि हमारा जो ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम है वो ठीक नहीं है। हम ट्रैकों को सही तरीके से जांच करने वाली मशीनें अपने पास नहीं रखते हैं और साथ ही हम जिस तरीके से अपनी पटरियां बनाते हैं जिस मटेरियल से, तो हो सकता है कि उस मटेरियल में भी कुछ खामी हो जिसकी वजह से बार बार जो ट्रैक होते हैं वो टूट जाते हैं और आकर के वहाँ पे ट्रेनें पलट जाती हैं। जो एक छोटी सी नई वजह सामने आ रही है, वो छोटी है कि बड़ी है वो आप ही को अंदाज़ा लगाना है। अगर वो सही है तो काफ़ी बड़ी वजह है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलवे सस्पेक्ट्स फाउल प्ले, यानी कि रेलवे ने साजिश की आशंका जताई है। तो आपको दोस्तों बता दूं कि पुखराया वाले हादसे में भी अभी कुछ लोग पकड़े गए हैं बिहार से, जो कि ये कह रहे हैं कि उसमें आईएसआई का हाथ था। अब देखिए वो था कि नहीं था। अब दूसरा यहाँ है कि इसके संबंध में कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है तो नक्सलियों से ग्रस्त इलाका है और इसलिए ऐसा हो सकता है कि नक्सलियों ने वहाँ पे पटरी में कुछ गड़बड़ी कर दी हो जिसकी वजह से रेल पलट गई। तो ये तो जांच का मुद्दा है और अगर ऐसा सामने आता है तो ये और गंभीर मसला है, क्योंकि तकनीकी मसले और मानवीय भूलों के मसले तो एक बार आदमी सुधार सकता है, लेकिन अगर ऐसे मसले हैं जहाँ आतंकवादी या नक्सलवादी सम्मिलित हैं, इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे तो फिर हमारे लिए खतरे की घंटी और ज़्यादा है कि जब तक हम इनको पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर देंगे तब तक तो ये इसी तरीके से घटनाएं करते रहेंगे। दोस्तों, अगली खबर यह है कि अलीज़ी कोडागू टाइगर फाउंड डेड, यानी कि काफ़ी दिनों से गुम हुआ कोडागू का जो बाघ था वो मृत पाया गया। एलिज़ी का मतलब होता है दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ जिसे कि पाना कठिन हो, जिसे कि खोज पाना कठिन हो, ये जिसे कि समझ पाना कठिन हो, तो उसे एलिज़ी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए वो जानना ये है कि ये कौन सा इलाका था। दरअसल पे ये था नागरहोल बांदीपुर। तो दोस्तों, बांदीपुर नेशनल पार्क आपने कई बार सुना होगा, कम से कम 20-25 बार आ चुका है विभिन्न परीक्षाओं में, स्टेट पीसीएस और बाकी यूपीएससी में। तो बांदीपुर, नागरहोल और अब कोडागू शब्द भी आया है। कोडागू कहाँ पे है? कोडागू कर्नाटक में एक ज़िला है, तो उसके बारे में भी आपको जानना है। और दोस्तों, मारा क्यों गया था? तो हुआ ये था कि इसकी एक दूसरे बाघ से भिड़ंत हुई थी जिसकी वजह से ये मारा गया वहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जल्लीकट्टू वर्डिक्ट स्पर्ड अ फ्लड ऑफ एनिमल राइट्स केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो जल्लीकट्टू पे जो अभी निर्णय आया था और अभी जो कुछ हुई हैं वारदातें, तो उसको लेकर के देश भर में जो एनिमल राइट्स केसेस यानी कि पशुओं के अधिकार संबंधित मुद्दे थे सुप्रीम कोर्ट में, वो अचानक से फिर से उठ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, बाकी सब छोड़िए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये दी गई थी कि संविधान का जो अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 है, तो उसका एनिमल राइट्स यानी कि पशुओं के अधिकार से क्या संबंध है। तो आपको सीधा पता होगा कि संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ठीक। लेकिन ये कहा गया है कि मनुष्य को जीवन जीने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अब है क्या कि अब अगर आप इस परिभाषा को इस दूरी तक विस्तृत कर दें कि उसमें मनुष्य के अलावा जानवर भी शामिल हो जाएं, और ऐसा भी शामिल कर सकते हैं कि उसमें मनुष्य के अलावा सिर्फ जानवर नहीं, प्रत्येक प्रजाति को, यानी कि जानवर, कीड़े मकोड़े सभी को अगर शामिल कर लिया जाए, तो उसकी जो व्याख्या है तो कुछ ऐसी हो जाएगी जिसके संबंध में पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक पहले केस हुआ था कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड और ए नागराजा के बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत पुराना केस था और उसमें एक ऐतिहासिक फैसला आया था जिसमें कि अनुच्छेद इस 21 का विस्तार करके उसे जानवरों के लिए भी विस्तृत कर दिया गया था और ये कहा गया था कि जानवरों को भी एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ जीवन, स्वस्थ जीवन, अच्छे वातावरण का जीवन, नॉट टू बी बीटन, उन्हें पीटा ना जाए, लतियाया ना जाए, काटा ना जाए, उन पर अत्याचार ना किया जाए, उन्हें शराब पिला करके खेलों में ना उतारा जाए, क्योंकि आमतौर पर जल्लीकट्टू वगैरह में हो सकता है कि शराब वगैरह पिलाते हैं जिससे कि ये जो जानवर है तो उग्र हो जाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे और एक चीज़ लिखी हुई है कि
जब मई 2014 में जल्लीकट्टू के संबंध में बातचीत चल रही, मतलब कोर्ट में मुकदमा चल ही रहा था, तो उस वक्त एक ऐसा फैसला दिया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने, कि उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट टू इंक्लूड एवरी स्पीशीज़, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, तो सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं और ना सिर्फ जानवर के लिए, बल्कि प्रत्येक प्रजाति को अपने में शामिल करते हैं। तो अब अगर इस तरीके की व्याख्याएं दोस्तों आएंगी, तो निश्चित तौर पे जो कोई भी जानवरों के ऊपर कुछ भी अत्याचार करेगा, ये अगर कुछ भी करेगा जिससे कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचती हो, तो वो सारा मामला जैसे मनुष्यों के फंडामेंटल राइट का मामला पहुंच जाता है, वैसे ही वहाँ पे इन पक्षियों के मौलिक अधिकारों का मामला कोर्ट में पहुंचेगा। मतलब पक्षियों के, पशुओं के, कीटों के, पतंगों, सभी के मौलिक अधिकारों का मामला कोर्ट में पहुंचेगा, और तब आगे चल के ऐसे हजारों केस आ जाएंगे। तब फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, ये तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वाले अगर खबर वाले पेज में आए, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर प्रोटेस्ट ट्रंप वेस्ट वार अगेंस्ट मीडिया, यानी कि आंदोलनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मीडिया जो है तो दुनिया का सबसे भ्रष्ट निकाय होता है, उससे ज़्यादा भ्रष्ट और दुनिया में कोई नहीं होता है, और वो पैसे लेकर के काम करता है और दुष्ट होता है, और वगैरह वगैरह उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो पूरा आर्टिकल जो इतना बड़ा था, आधे पेज का, आपके लिए बिल्कुल नहीं था, पूरा राजनीतिक आर्टिकल था, तो कोई लेना देना नहीं आपको उससे। अगली खबर यह है कि इजराइल अप्रूव्स परमिट फॉर 560 सेटलमेंट यूनिट्स। तो दोस्तों मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि इजराइल में आखिर वो कौन कौन से इलाके हैं जिन पे विवाद चलता है। तो वो इलाके हैं, एक तो है गांजा पट्टी, आपको देखना है कि वो कहाँ पे है। दूसरा है वेस्ट बैंक, आपको भी ये फिर से देखना है कि वो नक्शे में कहाँ पे। तीसरा है ईस्ट जेरूशलम यानी पूर्वी जेरूशलम, और चौथा है गोलान हाइट्स। तो ये जो सारे के सारे इलाके हैं, तो ये इजराइल के वो विवादित इलाके हैं जिन पे माना जाता है कि इजराइल ने ज़बरदस्ती अपना कब्जा जमाया हुआ है। तो दोस्तों जेरूशलम में भी पूरा इजराइल का कब्जा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो ईस्ट जेरूशलम का इलाका है वहाँ पे मुस्लिमों ने अपना दावा किया हुआ है, काफ़ी दिनों से करते आए हैं। तो अब है ये कि ईस्ट जेरूशलम में इजराइल ने कुछ बस्तियां बसा दी थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इजराइल अप्रूव्स परमिट्स फॉर 560 सेटलमेंट यूनिट्स, यानी कि सेटलमेंट यूनिट का मतलब होता है बस्तियां, यानी कि इजराइल ने 560 बस्तियों को बसाने की अनुमति दे दी है। तो हो ये रहा था दोस्तों विवाद कि गांजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में और ईस्ट इजराइल में, वो ईस्ट जेरूशलम में, इन इलाकों में अभी तक इजराइल अपनी बस्तियां नहीं बसा रहा था, क्योंकि बराक ओबामा जी इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। अब चूंकि हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, और आप जानते हैं कि उनके जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो खुद भी एक यहूदी हैं और इजराइल से उनका अच्छा संबंध है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की नीतियां जो होंगी तो इजराइल के पक्ष में होंगी, और इजराइल के पक्ष में ये नीतियां होने की वजह से अब वो यहाँ पर कोई भी काम जो करेंगे उसका विरोध नहीं किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आगे चल के हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जो ये पूरे क्षेत्र हैं यहाँ पे मुस्लिम अपना दावा करते रहे हैं, फ़िलिस्तीनी अपना दावा करते रहे हैं, और अगर यहाँ पे इजराइल जा कर के अपनी बस्तियाँ बना बना करके वहाँ अपने लोगों को बसा देता है, तो आगे चल के जो विवाद है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगली खबर ये है कि मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर अनिरुद्ध जगन्नाथ टू स्टेप डाउन, यानी कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ अपना पद छोड़ेंगे। तो स्पेलिंग थोड़ी अलग लिखी हुई, अनिरुद्ध जगन्नाथ, लेकिन नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो दोस्तों मॉरिशस दरअसल पे अफ्रीका के पूर्वी तट पर बसा हुआ एक द्वीप है, जो कि अफ्रीका का एकमात्र देश है जो हिंदू बाहुल्य देश है, यानी कि यहाँ पे हिंदू ज़्यादा रहते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि बहुत पहले यहाँ से मजदूरों के तौर पे काम करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग ले जाए गए थे, जैसे कि रियूनियन आइलैंड वगैरह में भी ले गए थे। तो उसी वजह से वहाँ पे जब बाद में उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तब भी वो वहाँ पे नहीं लौटे और वहीं पे बस गए। तो दोस्तों वहाँ की आबादी है तकरीबन 12 लाख, और वहाँ पे ज़्यादातर जो है तो भारतीय रहते हैं, और उनमें भी ज़्यादातर हिंदू रहते हैं। तो यही था दोस्तों। पहले बता दूं कि 17वीं सदी में इसको डचों ने अपने कब्जे में लिया, फिर फ्रांसीसियों ने लिया, फिर अंत में ये ब्रिटेन के कब्जे में आ गया, और 1968 में इसे स्वाधीनता प्राप्त हुई। तो वहाँ की पार्लियामेंट के बारे में बता दूं कि वहाँ पार्लियामेंट में 69 यानी 69 सीटें हैं। तो यानी कि वहाँ पे जीतने के लिए चाहिए कितनी, 35 सीटें हैं, और अभी जो कोएलिएशन है, गठबंधन है, उसके पास हैं 41 सीटें। तो दोस्तों हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये हो चुके हैं 86 वर्ष के। तो 86 वर्ष के हो गए हैं, तो शायद इनका स्वास्थ्य वगैरह काम नहीं करता है, इसलिए ये चाहते हैं कि ये पद छोड़ दें और इनके स्थान पर इनके पुत्र जो हैं वो
प्रवीण जगन्नाथ वो आकर के पद को ग्रहण कर लें। तो आमतौर पे ही होता है, मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को पकड़ा दिया, सभी अपने अपने बेटों को पकड़ाते हैं, तो ये भी अपने बेटे को पकड़ाना चाहते हैं। तो ले दे करके मेरा तो मानना है कि जहाँ तक है शांतिपूर्वक हो जाना चाहिए ये सब कुछ, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो चाहते हो कि उनको मिलनी चाहिए सत्ता, अब उनके बेटे को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए आमतौर पे तो यही होता है कि बेटे को ही सत्ता मिलती है, तो क्या होगा आगे चल के वो देखा जाएगा। अगली खबर ये है कि यू की न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट फेल्ड लास्ट ईयर सेज रिपोर्ट। तो दोस्तों हुआ ये था कि यूके ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो फेल हो गया था, लेकिन उसकी जानकारी छुपा दी गई थी। माना जाता है कि जब वो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था तो वो अमेरिका की तरफ चल पड़ी थी न्यूक्लियर मिसाइल, यानी कि नाभिकीय मिसाइल जो थी, परमाणु मिसाइल, वो अमेरिका की तरफ चल पड़ी थी और बाद में वो असफल साबित हो गई थी। लेकिन हुआ ये था कि भाई उसको छुपा दिया गया कि इससे काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी। अगली खबर ये है कि ट्रूप्स इंटर गाम्बिया टू सिक्योर न्यू लीडर्स रिटर्न। तो कल मैंने आपको बताया कि यहिया जामे साहब जो थे तो तैयार हो गए थे कि ठीक भाई मैं पद छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन हुआ ये था कि इनके खिलाफ जिन्होंने चुनाव जीता था अदामा बैरो साहब, तो वो देश छोड़ के इसलिए भाग गए थे क्योंकि उनको ये डर लग रहा था कि चूंकि वो चुनाव जीत गए यहिया जामे साहब के खिलाफ, तो यहिया जामे उनको या तो गिरफ्तार करवा लेंगे या तो उनकी हत्या करवा देंगे। तो पड़ोसी देश सेनेगल भाग गए थे। अब है क्या कि जो संयुक्त सेनाएं गाम्बिया में घुसी हुई हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम तभी जा कर के हटेंगे जब तक कि हम अदामा बरो साहब को वहाँ पे राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं दिलवा देते और वो पूरी तरीके से वहाँ पे स्थापित नहीं हो जाते। तो दूसरी बात ये है कि यह जमे साहब जो हैं तो वो गाम्बिया से अपने राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले और उसके बाद वो हवाई जहाज़ से इक्वेटोरियल गिनी नाम के दूसरे देश में पहुंच गए। तो दोस्तों आपको ढूंढना है इक्वेटोरियल गिनी कहाँ पर है, तो बता दूं कि ये 0 डिग्री अक्षांश के पास है और बहुत छोटा सा देश है। तो इक्वेटोरियल गिनी आपको देखना है नक्शे में कहाँ पे है। तो ये इक्वेटोरियल गिनी पहुँचे तो दरअसल पे ये ऐसा बातचीत हुआ ही होगा कि भाई आप गाम्बिया छोड़ के कहीं और पहुँचो। तो ये एक ऐसी जगह की तलाश में रहे होंगे कि जहाँ पे इनको गिरफ्तार वगैरह ना किया जाए, तो इनको इक्वेटोरियल गिनी जगह मिली। तो हालांकि अब इन्होंने छोड़ दिया है पद। तो बाकी सब छोड़िए, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ आई है, इसका नाम है इकोवास, यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो दोस्तों इकोवास के बारे में आपको बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आरसीओ, आरसेप और जीसीसी ये सब तो पहले आ चुके हैं, तो इकोवास भी आ सकता है। मैंने आपको पहले एक और संगठन बताया था कोमेसा, वो भी अफ्रीका संबंधित संगठन था। इकोवास भी अफ्रीका से संबंधित ही एक संगठन है। तो दोस्तों अगली खबर यह है कि पावरफुल क्वेक्स हिट्स पपुआ न्यू गिनी, यानी कि एक बहुत बड़े भूकंप ने पपुआ न्यू गिनी को दिया झटका। तो दोस्तों पपुआ न्यू गिनी जो है तो कहाँ पर है, तो पपुआ न्यू गिनी है प्रशांत महासागर में। तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी ओर एक बहुत बड़ा द्वीप है और उस द्वीप का नाम है न्यू गिनी द्वीप। उसमें 2 देशों का कब्जा है, तो जो उसका पश्चिमी इलाका है तो वो तो इंडोनेशिया के कब्जे में है, उसको कहते हैं इरियन जाया, और जो पूर्वी हिस्सा है उसे कहते हैं पपुआ न्यू गिनी। तो दोस्तों पपुआ न्यू गिनी में अभी भूकंप का एक झटका आया है। तो आपको बता दूं कि इस इलाके में जब भूकंप आते हैं तो सुनामी आ जाती है कई बार, लेकिन अभी सुनामी की जो चेतावनी थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि ये पाया गया कि सुनामी इस बार नहीं उठने वाली है। तो दोस्तों आपको ये जानना है कि सुनामी वगैरह क्यों आती है, सुनामी का भूकंप से क्या संबंध है, इस सारी चीज़ों को आपको जानकर रखना चाहिए। अगली खबर ये है कि ट्राई टू सजेस्ट आधार ई-KYC फॉर आउट स्टेशन यूज़र्स बाइंग सिम, यानी कि बाहर के उपयोगकर्ताओं को सिम खरीदने के लिए ट्राई ने इस बात की सलाह दी है कि वो आधार ई-KYC का इस्तेमाल करें। तो KYC क्या होता है, KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो आपने देखा होगा कि बैंक अक्सर अपने कस्टमर्स की पहचान के लिए उनसे KYC मांगते हैं। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा अभी कुछ दिन पहले कि जब नोटबंदी हुई थी तो ये कहा गया था कि जिनके पास KYC फॉर्म, मतलब जिन्होंने बैंक में अपना KYC नहीं जमा करवाया है, तो उनको इतने से ज़्यादा पैसा नहीं जमा करने दिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों KYC जो होता है तो दरअसल पे एक व्यक्ति का नाम, पता, सब कुछ पूर्ण रूप से वेरीफाई करवाने का जरिया होता है। यानी कि अगर आपके पास KYC है तो KYC आपने करवा लिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आप फर्जी कस्टमर नहीं हैं, आप किसी फर्जी ID से अपना मोबाइल का सिम वगैरह नहीं खरीद रहे हैं। तो दोस्तों एक KYC होता है और एक ई-KYC होता है। तो ई-KYC ऐसा होता है
कि अगर एक बार आपको करवा लेंगे तो उसको उसका एक डाटाबेस बन जाएगा और उसको कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो फिर आपको कागजात लेकर के हर जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आधार कार्ड को अगर ई-केवाईसी के तौर पे आप एक बार प्रमाणित करवा लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको कहीं पर भी जो सिम है, तो कई बार देखा जाता है कि बाहर के राज्यों की आईडी पर सिम नहीं देते हैं, जैसे कि आप देखें जियो की सिम नहीं मिल रही है, तो वो सब भी मिल पाएगी अगर आप आधार ई-केवाईसी करवा लेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो केवाईसी पे मैं आपको कभी आगे चल कर और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि ई-केवाईसी क्या है। तो अभी ट्राई ने ऐसा सजेस्ट किया है, तो देखिए सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अगली खबर ये है कि कब्स ऑन आउटसोर्सिंग में हिट यूएस इकॉनमी। नैसकॉम, तो नैसकॉम ने कहा है कि नियंत्रण यूएस की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि अगर आउटसोर्सिंग पर नियंत्रण किया गया तो यूएस की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभावित होगी। आउटसोर्सिंग क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे अमेरिकी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है। उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लोग चाहिए तकरीबन 50 लोग, ठीक। अब ये किया अमेरिका ने कि अपने यहाँ 50 इंजीनियरों को भर्ती ना करके उन्होंने भारत की कंपनी इन्फोसिस को ठेका दे दिया। इन्फोसिस के पास पहले से ही 10,000 इंजीनियर हैं, तो उन्होंने इन्फोसिस वालों ने अपने 50 इंजीनियरों को पकड़ा और उनसे सॉफ्टवेयर बनवाया और उसके बाद उसको बेच दिया अमेरिका को। या कि फिर इन्फोसिस ने ये किया कि अपने बंदों को पकड़ा, कहा कि अमेरिका जाओ, और अमेरिका जा कर के उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया और वापस आ गए। तो दोस्तों ये होता है कि जब आप किसी काम को करवाने के लिए बाहर वाले को ठेका दें और ठेके पे उससे मजदूरी लें या उसके मजदूरों को बुलाएं, तो इसे ही कहते हैं आउटसोर्सिंग। समझ गए ना, आउटसोर्सिंग। तो नेस्कॉम ने कहा है कि आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम आउटसोर्सिंग बंद करेंगे ताकि अमेरिकियों की नौकरियां ना जाएं। अब अगर ऐसा होता है तो क्या दिक्कतें अमेरिका को पेश आ सकती हैं, ये तकनीकी मामला था, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा 21 जनवरी को अपने पहले भाषण में। उन्होंने कहा कि बाई अमेरिका हायर अमेरिका, यानी कि अमेरिकी पदार्थ खरीदो ताकि अमेरिकी इंडस्ट्रीज ज़्यादा मजबूत हों, और हायर अमेरिकन्स, यानी कि अमेरिकियों को अपनी नौकरियों में लो ताकि अमेरिकियों की जीवन की स्थिति जो है वो सुधर पाए, उनको जॉब मिल पाए। अब बात ये देखिए दोस्तों कि बात यह है कि द क्रिटिकल थिंग फॉर दिस इंडस्ट्री इज़ हाई स्किल्ड वर्कर्स, यानी कि इस उद्योग को, आईटी उद्योग की बात कर रहे थे कि आईटी उद्योग को जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो होती है उच्च कौशल वाले कामगारों की, यानी कि हाई स्किल्ड वर्कर्स की, जो कि अमेरिका के पास उतनी ज़्यादा संख्या में उपलब्ध नहीं है। तो अगर अमेरिका ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब उत्पन्न करे तो उन्हें इन हाई स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होगी। वो कैसे होगी वो उन्होंने आगे समझाया है। उन्होंने ये कहा है कि भारत की आईटी इंडस्ट्री ने अमेरिका को वो सेवाएं प्रदान की हैं जिसकी वजह से जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब दुनिया भर की कंपनियां, ये सारी कंपनियां वैश्विक रूप से तभी प्रतिस्पर्धी बनी रही हैं जबकि भारतीय आईटी इंडस्ट्री ने उनकी मदद की है। तो ये ऐसे दोस्तों कि कोई भी कंपनी कैसे प्रतिस्पर्धी बनी रहती है, कोई भी कंपनी तब प्रतिस्पर्धी बनी रहती है जब उसका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। और कब मुनाफा ज़्यादा होता है, जब उसकी लागत कम होती है, मतलब लागत बहुत कम हो और उसका जो प्रॉफिट हो वो काफ़ी ज़्यादा हो। तो दोस्तों प्रॉफिट कब ज़्यादा होगा, लागत आपकी कब कम होगी? लागत तभी कम होगी ना जब आप लोगों को कम तनख्वाह दें, और कम तनख्वाह पे कौन काम करेगा? अमेरिकी नहीं करता, भारतीय काम करता है। तो यही वजह है कि जब भारतीय कम तनख्वाह पे आपके लिए वही काम करता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा काम करता है जो आपके लिए अमेरिकी लोग करेंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे ही पहुँचाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वही बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। तो नैसकॉम के डायरेक्टर ने कहा कि अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा जॉब उत्पन्न करने वाले क्षेत्रक हैं वो है कारपोरेट सेक्टर, और अगर कारपोरेट सेक्टर खुद ही घाटे में चले जाते हैं तो अमेरिकी लोग जॉब पाने की भूल जाएं। क्योंकि आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ ये सब कैसे चलता है। ये कहना है उनका कि अगर अमेरिका की कंपनी 100 भारतीयों को हायर करके 100 भारतीयों को नौकरी में लेकर के अच्छा खासा मुनाफा कमाती है, तभी वो इस योग्य हो पाती है कि बाकी के 100 अमेरिकियों को नौकरी दे करके उनको ज़्यादा पैसे दे पाए और उसके बावजूद भी वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धी बनी रह पाए।
और अगर आप ये सोचते हैं कि उन 100 भारतीयों को हटा करके आप उनकी जगह पे 100 और अमेरिकी लाद देंगे, तो आप उन 100 अमेरिकियों को जितनी तनख्वाह देंगे तो उससे जो कंपनी का मुनाफा है कम हो जाएगा और कंपनी का भट्ठा बैठ जाएगा और कंपनी बंद हो जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि आप और 100 लोगों को ला करके ज़्यादा जॉब देंगे, बल्कि इन 200 के 200 की अब जॉब चली जाएगी। तो इससे बेहतर होगा कि आप 100 भारतीयों को रखें ताकि आप 100 अमेरिकियों को भी खिला सकें। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप आईटी इंडस्ट्री में 200 अमेरिकी रख करके वही काम करवा लेंगे, तो आप भूल जाइए, क्योंकि आपको इतना भयंकर घाटा होगा उससे कि आप ही कंपनियां बंद हो जाएंगी और सारे के सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का उन्होंने अपनी तरफ से एक मतलब आर्ग्यूमेंट दिया है, एक तर्क दिया है कि अमेरिकी कंपनियों को यही वजह है कि बहुत ज़्यादा घाटा लगेगा। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अमेरिकी जो काम भारतीयों से वहाँ बुला करके उनको $50,000 एक साल में देकर के करवाते हैं, अगर वही काम वो किसी अमेरिकी इंजीनियर से करवाएं उतनी ही क्षमता वाले इंजीनियर से, तो वो कितना मांगेगा, वो मांगेगा $80,000 और आपको देने पड़ेंगे। और ऊपर से क्या होता है दोस्तों कि हमारे यहाँ के लोगों से तो आप ज़्यादा काम भी ले सकते हो, उनसे नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो हैं तो उनकी मजबूरी है कि वो ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आप अड़ंगा डालो, पैसा कम दो उनको। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है दोस्तों कि हमारे यहाँ के लोगों को अगर पैसा नहीं दोगे, कई बार अड़ंगा डालोगे, कहोगे कि तुमने ये गड़बड़ की, ये पैसा काट लेते हैं, वो गड़बड़ की, वो पैसा काट लेते हैं, तो ऐसा करने पर वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी कोर्ट उनकी ना तो ज़्यादा सुनती हैं, और ऊपर से जब उनकी वीज़ा की अवधि खत्म हो जाती है तो चाहे उनका केस वगैरह कुछ भी चल रहा हो, उनको वहाँ से भागना पड़ता है, नहीं भागेंगे तो वहीं पर गिरफ्तार हो जाएंगे। जबकि जो अमरीकी होता है तो कोर्ट पहली बात तो अमरीकियों के हितों के मामले में हमेशा आगे खड़ी हो जाती हैं और कंपनियों के खिलाफ कई बार निर्णय देती हैं। और साथ ही साथ अमेरिकी तो हमेशा अमेरिकी में ही रहेगा, तो वहाँ 20 साल भी केस लड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो चाहते हैं कि भारतीय आएँ ताकि इनसे हम ज़्यादा भी काम करा लेंगे, एक तो कम पैसे पे कराएंगे, ऊपर से ज़्यादा भी काम करा लेंगे, तो ये खुशी खुशी करेंगे और ऊपर से कोई केस वगैरह भी नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमारे लोगों से अमेरिकी कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप अब इनको नहीं बुलाते हैं और बंद कर देते हैं इनका जाना, तो उससे उन्हीं को घाटा होगा। अगली खबर ये, नो स्नूज बटन ऑन कैट हु वांट्स ब्रेकफास्ट। तो इससे लेने देना कुछ नहीं था, ये पूरा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो आईपीओ उतारा गया है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूरा इतिहास क्या है वगैरह वगैरह, तो उसमें जो आपके लिए जानने लायक जो महत्वपूर्ण खबर थी वो सिर्फ एक ही थी कि आईएनएक्स यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है, तो आपको पता होगा कि भारत का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज कहाँ खुलेगा, वो गिफ्ट सिटी में, गुजरात की जो आईटी सिटी बनी है तो उसमें खुलेगा। और उसका उद्घाटन किसने किया था, मोदी जी ने किया था, आपको पता होगा। और ये जो है तो दिन में 22 घंटे काम करेगा, तो यानी कि सुबह 4 बजे से रात को 2 बजे तक ये खुला रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ कि चीज़ होती है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर, तो आपको इसके बारे में जानना है। तो जैसे हमारी गिफ्ट सिटी जो होगी तो वो इसी आधार पे होगी। अगली खबर ये है, खाली शब्दों को समझना है, स्टार्टअप ऑफर टेक टू टेम बुल्स एंड बियर्स, यानी कि जो स्टार्टअप हैं वो एक अवसर देते हैं नए नए लोगों को ये समझने का कि बुल्स और बियर्स क्या हैं। तो दोस्तों बुल्स का मतलब होता है तिजड़िया और बियर्स का मतलब होता है मंदड़िया। तिजड़िया मंदड़िया ऐसा होता है दोस्तों कि अगर बहुत ज़्यादा खरीद हो जाए मार्केट में तो मार्केट तेज़ हो जाता है, यानी कि अगर शेयर्स की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, यानी वो कब बढ़ती है, जब शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब शेयर्स की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है, उसे बुल्स कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तिजड़िया है, बहुत ज़्यादा शेयर की कीमतें बढ़ रही हैं। और अगर बहुत सारे लोग शेयर्स अपने बेचना शुरू कर दें तो शेयरों की कीमत गिर जाती है, और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मंदड़िया। तो जो शेयर बाज़ार है, तो जब शेयरों की मांग बहुत ज़्यादा होती है तो शेयर बाज़ार चढ़ जाता है, और जब शेयरों की मांग कम हो जाती है, यानी कि उल्टे लोग बेचना शुरू कर देते हैं, तो शेयर बाज़ार गिर जाता है। तो उसे कहते हैं मंदड़िया, यानी कि अंग्रेज़ी में कहते हैं बुल्स एंड बियर्स, तिजड़िया और मंदड़िया। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। आज के पूरे खबर अखबार में इतना ही था, पीछे एक बहुत बड़ा ये इतना बड़ा आप देख रहे हैं प्रचार बना हुआ है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है तो इतना ही बड़ा रहेगा, क्योंकि आज कोई खबर ही नहीं है कि आज वो आपको पूरी तरीके से बताई जाए। सारी खबरों को कवर करने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के 23 मिनट के आसपास का वीडियो बन पा रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो भी है, तो अब कल फिर से मिलेंगे। आज ये बता दूं कि आज एक विज्ञान से संबंधित भी आता है, और मैं पूरी कोशिश करूँ, मैंने उसको हालांकि खुद तो पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसको आप इसलिए कई बार नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेजी नहीं होती है कि उसकी अंग्रेजी आपको आगे समझ जाएंगे। उसमें बहुत से ऐसे शब्द लिखे होते हैं जिनके आगे पीछे तो कुछ दिया नहीं होता अखबार में कि ये क्या है।
तो वो सब लोगों को नहीं समझ में आते, भले उनकी अंग्रेज़ी कितनी अच्छी हो। तो वो सब चीज़ें समझाते हुए मैं आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में बताऊंगा। तो जब वीडियो बनेगा तो वो ज़रूर आपके पास तक आएगा, आज बनेगा कल बनेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसका मैं ज़रूर इस बार वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों जो सारी आज की बातें थी वो यहीं पे समाप्त होती हैं। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।